बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्राइम टाइम विद टीएम। मैं हूं तारिक महमूद। ब्रॉडशीट के मामले की तहकीकात के लिए एक मिनिस्ट्रियल कमेटी बना दी गई है जो आइंदा 48 घंटों में अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। साथ साथ पीटीआई जो फॉरेन फंडिंग का मामला है उस पर पीडीएम कल इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाजी मुजाहरा करने जा रही है। पीपल्स पार्टी और नून लीग ने भी आज वहाँ पेशी थी, अपना एफिडेविट जमा कराया। नून लीग ने, लतीफ़ खोसर साहब कहते हैं कि हमारा जो मामला था वो आज एक किस्म का वाइंड अप हो गया है। साथ साथ पीडीएम ने अपने एहतजाजी जलसों का ऐलान कर दिया और अब मार्च में जो है वो इस्लामाबाद की जानिब लॉन्ग मार्च होगा ज़ाहिरी तौर पर, क्योंकि जो जलसे हैं वो फरवरी के अंदर होंगे। जो पीटीआई फॉरेन फंडिंग केस है उस हवाले से काफ़ी सारी चीज़ें हैं, वो प्रोग्राम में भी बात करेंगे कि 6 साल से ज़ायद का अरसा हो गया है, 30 से ज़ायद जो है वो इसमें इल्तवा की दरखास्तें हुई हैं, 70 से ज़ायद समातें हुई हैं, इलेक्शन कमीशन के दायरा कार को चैलेंज किया गया, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में रिट पिटिशंस हुई, सुप्रीम कोर्ट में हुई, अपीलें फाइल हुई। आखिर ये मामला इतनी तवालत का शिकार क्यों हुआ? मेरे साथ मौजूद हैं फैजुल्ला कमोका साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असम्बली, खुर्रम दस्तगीर खान साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा, और सेनेटर रुबीना खालिद साहिबा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा। सबसे पहले कमोका साहब, ये ब्रॉडशीट का मामला अब 2000 से 2018 तक ये मिनिस्ट्रियल कमेटी ये क्या करेगी, किस चीज़ की तहकीकात होंगी और क्या निकलेगा इन तहकीकात में, क्योंकि ये तो पिंडोरा बॉक्स बहुत लंबा चौड़ा खुल गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो तारिक साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में आने की दावत दी। और जो आपका सवाल है बड़ी वाज़ेह बात है। 2003 में भी जब ये सारा मामला हुआ तो उस वक़्त जो गवर्नमेंट में रही थी पार्टियां, उनमें नून लीग थी या पीपल्स पार्टी थी। उस वक़्त क्यू लीग का भी कोई अभी वो सिनेरियो नहीं बना था। तो ये सारी तहकीकात जो थी वो जो 2003 से पहले की हुकूमतें थी उनके मामलात के हवाले से थी। तो उसमें जाहिर है लास्ट गवर्नमेंट जो थी उसमें नून लीग की थी या उससे फिर पहले पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी। तो ये सारी तहकीकात उस हवाले से थी और जो भी इल्ज़ामात इन हुकूमतों के ऊपर लगते रहे वक्त के साथ ये सारी चीज़ें साबित हुई हैं कि वो इल्ज़ामात बिल्कुल सही, मनी लॉन्ड्रिंग भी साबित हुई और फिर सारे जो करप्शन केसेस, किकबैक्स, ये सारा कुछ अब एक खुली किताब की तरह पाकिस्तान के लोगों के सामने है। तो इस हवाले से तो बिल्कुल अब जो मिनिस्ट्रियल कमेटी है वो उसको भी अपना काम करने देना चाहिए। कोई भी बात उससे पहले करना मुनासिब नहीं है। वो इसके ऊपर जब उनका कोई इसके ऊपर आ जाएगी बात तो उसके बाद फिर इसके ऊपर बात करेंगे। तो कमोका साहब, ये जो नैब ने एक जाली शख्स को पेमेंट कर दी है, ये कमेटी इस बात की भी तहकीकात करेगी कि नैब ने किस तरीके से ये जाली पेमेंट की, 1.5 मिलियन की जो पेमेंट हुई है? जी मुझे भी इस कमेटी के मैंडेट का नहीं पता कि इनके पास किस हद तक ये तहकीकात करेंगे और क्या इनका मैंडेट होगा। अभी आज ही फैसला हुआ है, तो जो वो इनका मैंडेट तय हो जाए उसके बाद फिर सारी चीजें सामने आ जाएंगी। ठीक, खुर्रम साहब, ये क्या होगा अब? ये मिनिस्ट्रियल कमेटी के ये टीओआर्स बनेंगे, ये किस तरीके की तहकीकात करेगी? क्या ये कमेटी नैब की भी तहकीकात करेगी कि जो एक शख्स जो है वो ब्रॉडशीट के नाम पे पैसे लेके चला गया? क्या होगा ये? तारिक साहब, इसके साथ वही होगा जो दवाइयों के साथ हुआ था स्कैंडल। इतना बड़ा स्कैंडल हुआ, 5 गुना कीमतें बढ़ गई, कुछ नहीं हुआ। इसके साथ वही होगा जो आटा और चीनी के साथ कहा था नैब ने नोटिस लिया है पर कोई एक शख्स भी गिरफ्तार नहीं है, किसी को सजा नहीं मिली। इसके साथ वही होगा जो पेट्रोल के साथ हुआ था जून में। लाहौर हाई कोर्ट की इतनी बड़ी रिपोर्ट आई है कि 330 अरब रुपए का टीका लगा, चोरी हुआ, लेकिन जो है वो आवाम जो है उनको कोई रिलीफ नहीं है और वो भी गुम हो गया सारा मामला। इसी तरह हम देख रहे हैं कि बेशुमार इस हुकूमत के स्कैंडल्स हैं जिसमें कहा जाता है कि नोटिस लिया है। मैं आपके नाज़रीन को याद कराऊं कि पिछले साल बजट के बाद खान साहब ने कहा था कि हम कर्जों की तहकीकात करेंगे कि कर्जे क्यों लिए गए और कैसे लिए गए। उसका कोई नतीजा नहीं निकला। इसका भी नतीजा इसलिए नहीं निकलेगा, 2 वजूहात की बिना पर। एक तो ये जनरल परवेज मुशर्रफ की हुकूमत ने किया था और इसको करने वाले जो थे वो परवेज मुशर्रफ और उसके साथी थे। लिहाजा जब तक क्लियरली उनको जिम्मेदार ठहरा कर ये इन्वेस्टिगेशन नहीं होती तो कुछ भी नहीं निकलेगा। और सारा फोकस जो है, इनकी बार बार कोशिश होती है कि मोहम्मद नवाज शरीफ के ऊपर सारा मलबा डाल दें। हालांकि
तारिक साहब, ये आपके नाजरीन को मालूम होना चाहिए कि ये ब्रॉडशीट कंपनी पहले दिन से फ्रॉड थी कि इसको मई 2000 में बनाया गया और जून 2000 में सिर्फ नैब के साथ इसका पहला कॉन्ट्रैक्ट हो गया कि जनाब हम हमेशा के लिए ये कॉन्ट्रैक्ट आपको दे रहे हैं, नंबर 1। दूसरा ये है कि जो भी रिकवरी होगी उसका 20% आपको मिलेगा। इस किस्म का जो गैर पेशा वराना कॉन्ट्रैक्ट करना भी जाहिर करता है कि इसके पीछे एहतसाब नहीं था, इसके पीछे मोहम्मद नवाज शरीफ को सजा देना और इसके पीछे पाकिस्तान के अवाम की जेबों से मजीद डाका डालना है। और वो डाका डल गया कि आज 21 साल बाद भी जो बात समझने की है और हकायक हैं कि ब्रॉडशीट को जो कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था, $1 पाकिस्तान वापस नहीं आया और पाकिस्तान के अवाम को कुछ 5.5 अरब रुपए का टीका लग गया। एक तो ब्रॉडशीट के अपने जो पैसे 29 मिलियन और जिसका आपने जिक्र किया कि वो $1.5 मिलियन जो है वो दिया गया। तो एक तो ये बड़ा क्लियर है कि पाकिस्तान में 2021 में भी एहतसाब उतना ही मसख शुदा और मैनिपुलेटेड और सियासी इंजीनियरिंग के लिए था जितना वो सन 2000 में था। दूसरा ये है कि ये जो लोग इसके जिम्मेदार हैं उनको पकड़ने की कोई कोशिश होनी चाहिए कि जनाब अगर आपने तो नवाज शरीफ के ऊपर जो भी इल्जाम लगाने हैं वो लगा लें, लेकिन जिन लोगों की गलत कॉन्ट्रैक्ट की वजह से पाकिस्तान के अवाम को 5.5 अरब रुपए टैक्स पेयर के, जैसे कहते थे जी ठेले वाले के पैसे आपने निकाल के जो है एक गरीब मजदूर के पैसे आपने निकाल के 5.5 अरब रुपया उनको दे दिया है, जिन्होंने पाकिस्तान को सिर्फ नुकसान पहुंचाया है। और इसकी भी तहकीकात होनी चाहिए, जिस तरह एलेज किया गया है। इस हुकूमत ने भी कोशिश की कि वो ब्रॉडशीट का मुआहदे करे, लेकिन चूंकि रिश्वत के ऊपर फैसला नहीं हो सका, लिहाजा वो 2 मुआहदे नहीं हुए। तो अगर ये तफ्तीश खोलनी है तो फिर ये बहुत दूर तक जाएगी, क्योंकि इसमें बहुत बड़े बड़े लोग जो हैं उनके नाम आ चुके हैं। ठीक, रुबीना साहब वो कहते हैं कि चूंकि पीपल्स पार्टी और नून लीग दोनों के ऊपर टैग कर रखा है करप्शन से रिलेटेड चीजों को, तो कहते हैं निकला इस वजह से कुछ नहीं, या ब्रॉडशीट का काम इस वजह से आगे नहीं बढ़ा या मामलात वाइंड अप हुए, क्योंकि पीपल्स पार्टी और नून लीग का मुकमुका था। पीपल्स पार्टी ने 5 साल और नून लीग के उसके बाद जो 5 साल थे। तो अब हम तहकीकात करेंगे कि आखिर किस वजह से पर्दापोशी की गई। बात तो ये है कि जहां तक मुकमुका की बात है, तो जिस मुकमुका इस वक्त आप देख रहे हैं इस मौजूदा हुकूमत में, उस अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग का मुकमुका बकौल इनके अगर हो तो फिर ज़रदारी साहब जो हैं इतने लंबे केसेस न काटते, इतनी तकालीफ जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप ने उठाई हैं वो उनको ना उठानी पड़ती। एहतसाब के नाम पे जो कुछ हुआ है इन द पास्ट और माजी में, उसमें खैर मैं जाना नहीं चाहती। लेकिन बात यह है कि ये सारी बातें सुन के मुझे एक बड़ी हैरानगी हुई कि एक मिनिस्ट्रियल कमेटी जो है वो बनाई गई है ये जांचने के लिए कि वेदर ये इस केस में क्या मसाइल हैं और क्या इसके अंदर जो है फाइंडिंग्स होंगी। तो ये तो वही है कि आप एक जो पार्टी होती है जो कि अपना एक वेस्टेड इंटरेस्ट रखती है, वो आप तहकीकात पे लगा दें। क्योंकि हम आपसे पहले जो हमारे भाई थे पीटीआई के, उन्होंने तो बरमला इस बात का इजहार कर दिया कि ये जी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्योंकि करप्ट थी और नून लीग के लोग करप्ट थे। तो देखिए जो फैसला पहले से ये कर चुके हैं, फाइंडिंग्स वो फिर बाद की बात है और मिनिस्ट्रियल कमेटी जो कुछ करेगी वो फिर बाद की बात है। तो ये तो अभी से कह रहे हैं कि इन्होंने तो अपना जो भी फाइंडिंग्स थी वो तो उन्होंने अपनी राय जो थी वो आपके सामने रख दी है। तो इस किस्म की कमेटियों से जो आज तक अखज़ हो चुका है वो किसी काम का कभी ना था और न कभी होगा। इसके लिए अगर वाकई हुकूमत सीरियस है और चाहती है कि इसके ऊपर सही इसकी तहकीक हो, तो फिर एक जुडिशल कमीशन इस पे बनना चाहिए, क्योंकि मुल्क का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। सिर्फ नुकसान नहीं हुआ, एक बहुत बड़ी एम्बेरसमेंट हुई है, बहुत बड़ी शर्मिंदगी हमारे मुल्क को उठानी पड़ी है। और इस तरह से पे दर पे वाक़यात हैं जो शर्मिंदगी पिछले 15 दिन से अगर आप देखें तो 15 दिन जो इस नए साल के हम तो समझते थे कि नया आने वाला साल एक मुबारक साल होगा मुल्क के लिए, लेकिन 15 दिन अभी गुजरे नहीं है, 16-17 दिन अभी गुजरे नहीं है। तो आप एक लिस्ट देख लें जो बैरूनी तौर पे हमें जो हजीमत उठानी पड़ी है और अंदर का हाल तो आपको पता ही है कि जो है मुल्क की अंदरूनी कैफियत वो तो किसी से ढकी छुपी हुई नहीं है। तो बेहतर होगा कि बजाय ये पहले से अपने जो कैलकुलेटेड इनके वो हैं कमीशंस, उनको हुकूमत का मजीद वक्त और मजीद पैसे और मजीद रिसोर्सेज ज़ाया न करें। अगर वाकई इनको मालूम करना है
तो इसके लिए फिर प्रॉपर जुडिशल कमीशन तश्कील दे जिसको ये काम सौंपे। ये इस तरीके से जो है ये ना जैसे कहा मेरे भाई ने कि पिछली जितनी कमीशन और रिपोर्टें बनी हैं उसका क्या आउटकम हुआ है, किसको सजा मिली है। वो चीनी आटे का बहरान है, पेट्रोल का बहरान है, सब चीजों का बहरान है, इसका जिम्मेदार कौन ठहरा और किसको सजा मिली। तो इसी तरह ये भी सर्द खाने में चला जाएगा। अगर वाकई हुकूमत सीरियस है तो फिर जो है उसको प्रॉपर इसका इन्वेस्टिगेशन करे। कमोका साहब, ये जो खुर्रम साहब ने जिस तरह फरमाया और रुबीना साहबा ने कि भाई कमीशन तो आपने बहुत, जो कर्जा कमीशन का जिक्र कर रहे हैं वो भी हुआ कि जी हम तहकीकात करेंगे कि किसने कितना कर्ज लिया, कहाँ खर्च हुआ, तवातुर के साथ। एक कमीशन में भूल गई, वो जो एहतसाब कमीशन खैबर पुख्तनख्वा का था ना, वो कमीशन का जिक्र में भूल गई। तो इस तरह की कमीशन बनाने से होगा कुछ नहीं। जी कमोका साहब, कमीशन, कमेटियां, इंक्वायरियां होती रही है, निकला कुछ भी नहीं है। ऐलान हो जाता है वक्ती तौर पर कि जी हम ये कर रहे हैं, इसका भी वैसा ही होगा। तो फिर ये जुडिशल कमीशन बनाएं या फिर कोई पार्लिमानी कमीशन बनाएं, तहकीकात करें सब चीजों की। हाफिज तारिक साहब, जितने भी मोस्ट ऑफ द कमीशंस जो हमारी गवर्नमेंट में बने हैं उनकी रिपोर्ट्स आई हैं, मुतल्लिका इदारों को भिजवाई गई हैं, उनके ऊपर तहकीकात कराई गई हैं। वो FIA ने की हैं, नैब ने की हैं, और उनके मुतालिक जो केसेस हैं वो कोर्ट्स के अंदर हैं, वो इदारों के पास हैं। जो गवर्नमेंट का उसमें पार्ट है उसको गवर्नमेंट ने पूरी जिम्मेदारी के साथ निभाया है। बाकी आगे अदालतें उनके ऊपर क्या फैसला लेती हैं वो हमारे बस में नहीं है। हमने जो इनकी जो चोरी बेईमानी या जो इन्होंने किकबैक्स लिए, जो इनकी बैंक ट्रांजैक्शंस थी, जो इनके TT के सारे मामलात थे, वो सारी चीज़ें हमने निकाल के, वो सारी चीज़ें जो जिस भी ज़रिए से हम कोशिश कर सकते थे कि हम सारे सबूत इकट्ठे करके तो वो हम मुतल्लिका इदारों को प्रेजेंट करें, वो हमने अपने तौर पे किया है। हमारे जो कमीशंस बने वो उन्होंने कमीशंस ने भी अपनी रिपोर्ट्स फाइनल करके तो सबमिट की हैं। अब आगे फैसला तो अदालतों ने करना है, वहां से जब फैसला आएगा तो इंशाल्लाह मैं उम्मीद रखता हूं कि पाकिस्तान की अदालतें जी जब 2003 में ये ब्रॉडशीट के साथ एग्रीमेंट कैंसिल किया गया तो उस वक्त तो मुल्क में मुस्लिम लीग काफ की हुकूमत थी, वो आज आपके इत्तेहादी हैं। जो पेमेंट हुई है बरतानिया में हाई कमीशन के जरिए, उस वक्त जो है वो पाकिस्तान का फॉरेन ऑफिस, जहां तक मुझे याद पड़ता है शाह महमूद कुरैशी साहब उसको हेड कर रहे थे, तो यकीनन उनकी अप्रूवल भी शामिल होगी। तो ये तो बहुत सारी चीजें हैं जो इशारे आपके ही अभी लेफ्ट राइट जाते हैं। नहीं, हमारे लेफ्ट राइट नहीं जाते। देखें उस वक्त जनरल मुशर्रफ की गवर्नमेंट थी, ठीक है जी, उसका तो जवाब वो देंगे नो डाउट। इस वक्त जो क्यू लीग है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एलाई है, लेकिन उस दौर में अगर कोई भी काम हुआ है तो उसके जवाब दे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं है। एक बात। दूसरी बात, जो आप बात कर रहे हैं, बात आप गवर्नमेंट की करें। अगर उस वक्त कोई पेमेंट हुई है हाई कमीशन से तो उसकी जवाब दे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है, आप उनसे पूछें, वो बता सकते हैं। कोई इंडिविजुअल जो है वो आप कहें कि शाह महमूद कुरैशी साहब उस वक्त वजीरे खारजा थे तो उन्होंने ये फैसला लिया होगा, तो ये उनका फैसला नहीं होगा, ये उस वक्त की गवर्नमेंट का फैसला होगा। तो इसमें बड़ी वाज़ेह बात है, जो पॉलिसी डिसीजंस होते हैं वो कोई शख्स या कोई एक बंदा कोई फैसला नहीं लेता, वो उस वक्त की गवर्नमेंट्स के फैसले होते हैं। तो ये इस चीज के लिए जवाबदेह जो है वो पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है जो वहां पे पेमेंट। चले, मैं कहूँगा साहब एक वक्फा ले लूं, मैं खुर्रम दस्तगीर साहब से इसके ऊपर आगे डिबेट को कंटिन्यू करेंगे कि जब फैसले होते हैं, जब रियासतों के, हुकूमतों के होते हैं, इंडिविजुअल जिम्मेदार नहीं होते। बात करते हैं वक्फे के। वेलकम बैक नाज़रीन। फैजुल्लाह कमोका साहब, खुर्रम दस्तगीर साहब, रुबीना खालिद साहब मेरे मेहमान है। खुर्रम साहब, ब्रेक पे जाने से कबल कमोका साहब कहते थे कि हमने कमीशन बनाई, इंक्वायरियां कर दी, रिपोर्टें दे दी, अब अगर अदालतें फैसला नहीं करती तो उसमें हमारा तो कोई कसूर नहीं है। और दूसरा जो उनका नुक्ता था वो ये था कि जी रियासतें या हुकूमतें जब फैसला करती हैं तो फिर फर्द जिम्मेदार नहीं होते उन फैसलों के। सबसे पहले तो इशू ये है कि
अब दस्तावेजात आहिस्ता आहिस्ता मंजर आम पर आ रही हैं। 4 नवंबर 2020 को 3-4 महीने हुए, इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ द कैबिनेट इस हुकूमत ने अप्रूव किया कि जी $2.3 मिलियन जो तकरीबन 37 करोड़ रुपया बनता है, ब्रॉडशीट की मद में पे किया जाए। अभी दिसंबर की जजमेंट नहीं आई थी, तो उन्होंने कहा जी कि 37 करोड़ 7 लाख रुपए जो है $2.317 मिलियन ये पे किए जाए, भिजवाए जाए। और दूसरा ये भी कहा कि जी लीगल कॉस्ट के लिए 1.5 लाख पाउंड, तो तकरीबन 3 करोड़ 22 लाख रुपया बनता है, ये पे किया जाए। तो इमरान खान साहब जिम्मेदार तो है ना, उनकी ईसीसी और फिर काबीना ने उसकी तौसीक की हुई है, तो उन्हें जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी कि भाई ये अभी ये फैसला नहीं आया, फाइनल जजमेंट नहीं आई दिसंबर वाली, लेकिन आपने पहले ही वहां पैसे ट्रांसफर करने शुरू कर दिए। दूसरा ये है कि ये हमारी डिप्लोमेसी के लिए बहुत बड़ी हजीमत की बात है और इस हुकूमत की नालायकी और कमजोरी का एक और इजहार है कि भाई $30 मिलियन वहां पाकिस्तानी हाई कमीशन के बैंक अकाउंट में क्यों पड़े हुए, ठीक, जिसको निकाल कर जो है वो, अगर वो $30 मिलियन भी ईसीसी की कंसेंट से मांग गए ना, किसी, अगर ये बिल्कुल दुरुस्त कहने का मौका साहब कि किसी ने तो उसको ऑथराइज किया है, तो यहाँ दस्तावेजात आहिस्ता आहिस्ता सामने आना शुरू हो गई हैं कि इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ द कैबिनेट ने ये पैसे जो है वहां ट्रांसफर किए हैं। और वहां फिर अजीब बात है, मैं इस पर हैरान हूं कि जनीवा कन्वेंशन के एन बरक्स जो है वो पैसे वहां एक कमर्शियल अकाउंट में रखे गए जो कि डिप्लोमेटिक कम्युनिटी से मुबर्रा था, और उसके जरिए जो है वो ब्रॉडशीट को पेमेंट कर दी गई। इसमें शकूक व शुबहात के बहुत गहरे साए शामिल हो गए हैं। बाद में खुर्रम साहब उसी बैंक के ऊपर प्रेशर के भाई आपने किस तरीके से कर दिया, वो कहते जी हमारी तो देखिए ना, ये तो इस हुकूमत की पुरानी आदत है ना कि अगर पीआईए का एक जहाज गिर जाता है कराची में, तो उससे अपनी जिम्मेदारी से बचने के लिए पूरे पाकिस्तान की हवाबाजी इंडस्ट्री का बेड़ा गर्क कर दे कि जी वो सारे 262 पायलट ही गलत है, हमारे ऊपर नाम ना आए, बाकी पाकिस्तान का बेड़ा गर्क हो जाए। इसी तरह जो है, अब आपने जब उस अकाउंट में, वो अकाउंट जिसको डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी नहीं थी, उसमें आपने पैसे रखकर आज खुद आमदन जिसको कहते हैं सोच समझकर ब्रॉडशीट को ये पेमेंट की है, और ये शुबूक व शुबात बहुत बड़े हैं। आपको बताना चाहिए अपने नाजरीन को कि ब्रॉडशीट वो कंपनी है जिसको सिर्फ नैब के साथ मुआहिदे के लिए बनाया गया, और जब वो मुआहिदा 2003 में खत्म हो गया तो 2005 में ये ब्रॉडशीट भी खत्म हो गई, लिक्विडेट हो गई। इन्होंने कहा जी हम चलाने के काबिल नहीं है, हम लिक्विडेटर्स के पास जा रहे हैं, हमारी कंपनी खत्म की जाए। और फिर उस लिक्विडेटेड कंपनी को इस किस्म की, ये सवाल बहुत बड़े बड़े हैं कि किस उम्मीद पर इतनी बड़ी उन्होंने लिटिगेशन की। अगर उनके भी जो है वो लाखों पाउंड तो खर्च हुए होंगे लंदन में, लेकिन उन्होंने वो लिटिगेशन की, और पाकिस्तान के अवाम को, मैं फिर कहूंगा, ये पाकिस्तान के टैक्स पेयर के पैसे थे जो 5.25 अरब रुपए थे, जो कि हमारी जेबों से निकाले गए हैं। रुबीन साहब, इसमें जो जजमेंट है ब्रॉडशीट का, उसमें भी नैब के ऊपर बर्डन है कि जी नैब की वजह से ये हुआ, तो अब इंक्वायरी किसके, अगर ये मिनिस्ट्रियल कमेटी करेगी तो क्या वो नैब की इंक्वायरी करेगी, क्योंकि मुआहिदा नैब करता है ब्रॉडशीट के साथ, मुआहिदा खत्म जो है वो नैब करता है, जो जाली पेमेंट होती है वो भी उनकी इंस्ट्रक्शन के ऊपर होती है। तो अब ये होगा क्या, अभी मतलब एक्चुअल में तो इसके ऊपर जो एलिगेशन हो रहा है वो ये कि नैब के अंदर से कहीं ना कहीं से कोई चीजें हुई हैं, या वो करप्शन के जिम्मेदार है अगर ये सब कुछ हुआ है तो? देखिए, पहली बात तो ये है, जैसे मैंने पहले ही कहा कि मिनिस्ट्रियल कमेटी का कोई काम नहीं है, कोई गरज वास्ता नहीं है कि ये तहकीकात करें, ना उनके पास वो एक्सपर्टीज है, ना उनके पास वो नो हाउ है, क्योंकि ये इसके फॉरेंसिक ऑडिट होने हैं और होने चाहिए इन सब चीज़ों के। तो ये इनके लिए मुमकिन नहीं है, जो वज़रा जो हैं वो अपने महकमे जो है वो आम तरीके से वो चला नहीं पा रहे और बुरी तरह नाकाम है अपने महकमे चलाने में, तो उनको एक्सपेक्ट किया जाए कि वो इतना जो है बारीक बीनी का काम और इतनी एक्सपर्टीज का काम वो कर लेंगे, ये भी एक गलत बात है। बात ये है कि अगर आपने वाकई तहकीकात करानी है और अगर आप वाकई इस मामले की तह तक पहुंचना चाहते हैं, तो इसके लिए जो सबसे बेहतर फोरम है वो हमारी कोर्ट्स हैं और उसकी जुडिशल कमीशंस हैं, उनके अलावा और कोई ये काम कर नहीं सकता। और दूसरा, मेरे भाई ने कहा कि चूंकि वज़रा बहुत सारे वहाँ पे जो थे उस जमाने में 2002 2003 या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या नून लीग के वज़रा जो थे, उसमें से तो 55 या 60% भी जो लोग हैं वो तो इस वक्त इस काबीना में बैठे हुए हैं। तो आप कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर वाकई जिम्मेदारी
उन्हीं पे आती है जो जो उस वक्त की कैबिनेट्स के हिस्सा थे या उस वक्त की हुकूमत का हिस्सा थे। वही लोग अब ये कमीशन बना के उसी की तहकीकात करेंगे जो उन्हीं के जेर साया हुआ है, उनकी कंसेंट से हुआ है या उनकी नॉलेज में हुआ है। सही। तो ये तो इसकी जो अथॉरिटी है वो तो वैसे ही खत्म हो जाती है। तो इसको जो है जो सही सिमत अगर लेकर जाना है, जो कि नहीं होगा, आई नो कि जिस तरह पहली चीजों को गोल मोल करके और चीनी के मामलात और आटे के और ठीक। ऑयल के और बहुत सारे ऐसे मामलात इन्होंने जो है ना वो रफा दफा कर दिए, कभी एक तरीके से कभी दूसरे तरीके से। लेकिन अगर वाकई, और ये क्योंकि एक इंटरनेशनल एम्बेरसमेंट हुई है पाकिस्तान को, ये हमारे अंदरूनी मामलात तो चलो हम कहीं न कहीं हम इनको खुद एड्रेस कर लेते हैं, लेकिन चूंकि एक फोरम जो इंटरनेशनल फोरम है उस पे हमारी बहुत शर्मिंदगी हुई है, तो हमें वंस एंड फॉर ऑल इन चीजों को देखने पड़ेगा, चाहे इसके लिए नैब जिम्मेदार है या कोई और महकमा जिम्मेदार है या वज़रा जिम्मेदार है या हुकूमत जिम्मेदार है, लेकिन इसको जो है इसका जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। कमोका साहब, अब ये मैं जरा दूसरे मौजू फॉरेन फंडिंग केस के ऊपर आ जाए कि ये जो पीटीआई का फॉरेन फंडिंग केस 6 साल से ऊपर हो गया। एक बात मैं इस हवाले से गुजारिश करना चाहता हूं। जो इसमें नैब की मौजूदा क़यादत को घसीटा जा रहा है, उन्होंने बड़ी वजाहत के साथ कहा है कि उनका इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। नैब की मौजूदा दौर में जो कारकर्दगी है और जो रिकवरीज हैं वो अनप्रेसिडेंटेड हैं। उन्होंने बहुत सारा पैसा रिकवर किया है, जो चोर डाकू लुटेरे हैं उनसे रिकवरियां हुई हैं। आप जरा तहकीकात जब अभी ये करेंगे ना, चाहे मिनिस्ट्रियल कमेटी करेगी, तो पता चल जाएगा कि जिस वक्त ये पेमेंट हो रही थी तो नैब का कौन सा अफसर लंदन गया था, और नैब के जो हो सकता है उस वक्त जो है वो डायरेक्टर हो, आज डीजी के ओहदों पे बैठे हुए हो। मेरी बात कंप्लीट हो लेने दें। मिनिस्ट्रियल कमेटी के ऊपर इन्होंने मेरे दोस्तों ने जो है वो तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। मिनिस्ट्रियल कमेटी को 48 आवर्स दिए गए हैं। 48 घंटों के अंदर वो जो है इसके ऊपर वो अपने जो भी अपनी करके डेलिब्रेशंस तो वो सामने लेके आएंगी, और वो 48 आवर्स का मतलब 48 आवर्स है, वो जल्दी यानी कोई लंबा टाइम नहीं है, पता चल जाएगा। और जो असल ओरिजिनल फैसला है वो भी अभी पब्लिक नहीं हुआ, उसके लिए भी हम कोशिश कर रहे हैं कि वो भी पब्लिक हो जाए, ताकि पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ लोगों को पता चल जाए कि कौन कौन लोग इन्वॉल्व थे। सुन लीजिए ना, अभी 2007 का जो एनआरओ है कि बहुत बड़ा ड्रामा है। 48 घंटों में ये ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है। 48 घंटों में ये कोई चोर डाकू तो है नहीं छोटा मोटा जिसने डाका डाला है आपके किसी गांव में कि उसको 48 घंटों में पुलिस रिकवर करेगी। इसी से पता चलता है कि गवर्नमेंट कितनी सीरियस है। ये जो अल्टीमेटम होते हैं ना 48 घंटों के 72 घंटों के, इससे पता चलता है कि सब उन्होंने कोई मेरी बात सुन लें, ये अपनी बारी पे प्लीज आप बात कीजिएगा, मेरी बात तो मुकम्मल हो लेने दें। इसमें उन्होंने फैसला नहीं करना, उन्होंने लाइन ऑफ एक्शन तय करनी है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इसको किस तरह से आगे लेके चलना है। और मैं आपको एक बात बता दूं, जो फैसला है उसमें 2007 वाले एनआरओ का भी जिक्र है। ठीक है जी, तो जब मुकम्मल जो डिसीजन है वो सारा सामने आ जाएगा, हमने उसके लिए जो है वो प्रोसीड कर दिया है हमारी गवर्नमेंट ने। खुर्रम साहब वाली बात पे भी जरा कमेंट कर दीजिएगा, क्योंकि आप फाइनेंस कमेटी को भी हेड करते हैं, कि ये जो पैसे नवंबर के महीने में ईसीसी के अप्रूवल से चले गए, ये क्या मामला था? डिसीजन दिसंबर में आता है, इतना भारी अमाउंट वहां हाई कमीशन के अकाउंट में कैसे गया? देखिए, इस बारे में ये कोई फाइनेंस से रिलेटेड या कोई इसके बारे में तो फॉरेन अफेयर से रिलेटेड कोई बता सकता है, फाइनेंस से रिलेटेड ये मामला नहीं है। और ये जो जिस रकम का ये जिक्र कर रहे हैं, मेरे इल्म में ये बात नहीं है इसके ऊपर, इसलिए मैं कमेंट नहीं कर सकता फौरी तौर पे। तो मेरे पास इसके बारे में कोई फर्स्ट हैंड नॉलेज नहीं है। अच्छा ठीक, मैं वक्फा ले लेता हूँ, वक्फे के बाद आते हैं तो ये फॉरेन फंडिंग केस का जो मामला है इसके ऊपर गुफ्तगू कर लेते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। सेनेटर रुबीना खालिद साहिबा, खुर्रम दस्तगीर साहब, फैजुल्ला कमोका साहब मेरे मेहमान है। खुर्रम साहब, ये फॉरेन फंडिंग केस पीटीआई वाला मामला तो कमोका साहब से पूछेंगे। मुस्लिम लीग नून के ऊपर जो आज
एफिडेविट भी जमा करा दिया। वो कहते हैं जी आप भी जवाब नहीं देते, 4 साल हो गए। वो सवाल पीटीआई से पूछो, वो नून लीग से पूछो, वो पीटीआई। मैं चाहता हूं आप जरा मुस्लिम लीग नून की पोजीशन जो फॉरेन फंडिंग केस के हवाले से वो वाजे कर दें, रुबीना साहिबा पीपल्स पार्टी की और कमोका साहब पीटीआई की। जी पहले आप खुरम साहब। जी इसमें कोई इबहम नहीं है। मुस्लिम लीग नून ने जो भी फंडिंग हासिल की है वो पाकिस्तान के कानून के मुताबिक हासिल की है। और ये जो मुस्लिम लीग नून के खिलाफ दरखास्त है, ये पीटीआई ने जिस तरह हमारे कस्बों में और गांव में तरीकेकार दर्ज है कि किसी एक के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो तो वो जवाबी एफआईआर जरूर कराता है अपने केस को डिफेंड करने के लिए। तो ये पीटीआई की तरफ से दरखास्त दी गई है, हम उसका जवाब देंगे और इंशाल्लाह सुरखरू होंगे। यहां मामला यह है कि इधर पीटीआई के एक अपने रुकन ने, जिसका मुस्लिम लीग नून से कभी कोई ताल्लुक नहीं रहा, 2014 में यह दरखास्त दायर की और आपने अपने नाजरीन को बता दिया कि दर्जनों 21 दफा आपने कहा कि जी हदायत दी गई कि जी आप पीटीआई को कि आप अपना रिकॉर्ड दें। और तो ये इस तरह की 6 दफा दरखास्तें, सुप्रीम कोर्ट में दरखास्तें, हाई कोर्ट में दरखास्तें। हमारा सवाल इनसे सिर्फ यही है कि अगर चोरी नहीं की तो तलाशी क्यों नहीं देते। और इशू बड़ा सीरियस है। अभी इसमें जो पेशरफ्त हुई है कि 4 दिन पहले पीटीआई ने इस बात का एतराफ किया कि जी जो अमेरिका में हमारे एजेंट्स थे उनसे शायद कोई इलीगैलिटी हुई हो। जनाब अली, वो एजेंट्स नहीं थे, वो 2 कंपनियां थी जो इमरान खान के दस्तखत से बनी है, जिनका हेडक्वार्टर पीटीआई का हेडक्वार्टर है और उनके नंबर तक मौजूद है 5975 और 6160। जी ऐसे। हाँ, तो उसके दस्तखत से उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, इमरान खान के दस्तखत से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो हैं उनका तैनाती होती है। तो अब अगर ऐसे लोगों से फंडिंग ली गई है जो पाकिस्तान के शहरी नहीं है, जो कंपनियों से फंडिंग ली है, जो क्लियर और स्ट्रेट फॉरवर्ड इसमें नजर आता है कानून में, और जो अभी तक तमाम जो शवाहिद आए हैं, फिर ये भी है पीटीआई का कि जी इससे जो इनकी चोरी जाहिर होती है कि इन्होंने बार बार स्क्रूटनी कमेटी को कहा है कि जनाब आप हम जो दस्तावेजात आपको दे रहे हैं उसको पब्लिक के सामने ना करें। तो फिर वही सवाल है कि अगर चोरी नहीं की तो तलाशी क्यों नहीं देते। ठीक। रुबीना साहब, पीपल्स पार्टी के ऊपर भी फॉरेन फंडिंग केस का जो मामला, लतीफ खोसा साहब कहते हैं कि जी वो आज हमने वो डॉक्यूमेंट भी दे दिए, बल्कि हमारे काउंटर पे जो वो डॉक्यूमेंट लेके आए वो तो पता नहीं किसी फैक्ट्री की चीजें थी। फिर अब वो ले आए कि जी मार्क सीगल को जो पेमेंट हुई है वो पीपल्स पार्टी की है। वो खोसा साहब कहते हैं भाई वो तो गवर्नमेंट ने कोई लॉबिंग के लिए पैसे दिए थे। तो पीपल्स पार्टी के ऊपर जो फॉरेन फंडिंग का इल्जाम है उसको आप किस तरह से डिफेंड करें? देखिए, मैं ये बात एक कहूंगी कि जब कुछ छुपाने को होता है, कहते हैं ना कि कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। तो ये जो 6 साल से मुख्तलिफ बहानों के पीछे छुप रहे हैं, आपको सवाल तो इनसे करना चाहिए। हमने तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा जब भी कानून की जो भी पासदारी होती है मुकम्मल तौर पे की है। जब भी हमें अदालतों ने बुलाया है हम गए हैं। हमने कभी ये हथकंडे इस्तेमाल नहीं किए, डिलेइंग टैक्टिक्स भी इस्तेमाल नहीं की। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो अकाउंट्स हैं वो बिल्कुल क्लियर हैं, साफ हैं। ये मैं बड़े वसूख से आपसे कह रही हूँ। और जैसा कि खुरम दस्तगीर साहब ने कहा कि वो गांव में जैसे लोग केस कर देते हैं, एक काउंटर एफआईआर कर देते हैं, ये पीटीआई के यही तरीक़ेकार है कि अपनी तरफ से तवज्जो हटाने के लिए उन्होंने दोनों पार्टियों के ऊपर जो हैं ये इल्ज़ामात लगाए हैं। और जहां तक पीपल्स पार्टी का ताल्लुक है, वो मैं आपको फिर एक दफ़ा कहती हूँ कि हमने अपने सब दस्तावेजात जमा करा दिए। हमने कभी एडजर्नमेंट मोशंस नहीं किए, हमने कभी अदालत से जो है वक्त नहीं मांगा। और जो भी हम चीज़ें देंगे हम कभी नहीं कहेंगे कि उनको पब्लिक न किया जाए, क्योंकि इसमें कोई छुपाने का नहीं है। देख लें, अगर आप इंतखाबी जो हमारी कैंपेन्स थी जो 2013 की थी, 2018 की इंतखाबी जो मुहिमें थी, आप सब पार्टियों का देख लें और इनकी भी देख लें। जिस तरीके से इनकी इंतखाबी मुहिम में पैसे खर्च किए गए, वो पाकिस्तान की तारीख में मैं नहीं समझती कि कभी इस तरह से हुआ। और जिस तरह से एक पेड कंटेंट चलाए गए, जिस तरीके से जो है एक बयानिया बनाया गया, और जिस तरीके से एक इनकी पेड सोशल मीडिया फोर्स है। हमारे यहाँ भी सोशल मीडिया हमारे है लोग, लेकिन वो ज्यादातर वॉलंटियर्स हैं और इनके जो हैं वो प्रोफेशनल पेड मीडिया सोशल मीडिया के लोग हैं। इस सब के एक्सपेंसेस जो हैं इनको एक्सप्लेन करने पड़ेंगे और बताना पड़ेगा कि ये इन्होंने कहाँ से आया और इनके अकाउंट में ये सारे पैसे
कहाँ कहाँ से आए, इसकी जवाबदेही जरूरी है। जी कमोका साहब, इतने सारे सवाल है पीटीआई के ऊपर, ये बता दीजिए कि आप अकाउंट की डिटेल दे दें। 6 साल से क्यों चक्कर लगवाई जा रहे हैं सारे लोगों को? फैसला हो जाएगा कि भाई सारी चीजें ठीक है। देखिए तारिक साहब, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो भी डॉक्यूमेंट रिक्वायर कर रहा है, उनकी स्क्रूटनी कमेटी के अंदर मामला है। वहां पे जो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जिन डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसको फुलफिल कर रही है। अब ये जो बात करते हैं मेरे दोस्त, ये मतलब ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बहुत पहले की पार्टियां हैं। तो अगर अब इनको जो वो पूछा जाता है सवाल के आपके फंड्स जो हैं, आपकी फॉरेन फंडिंग जो है, उसके बारे में जवाब दें, तो वो उल्टा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर इल्जामात लगाना शुरू कर देते हैं। हम तो 6 साल से जवाब दे रहे हैं। यहाँ आए हम तो 2000 बात सुन लीजिए, हम तो 2014 से इसको भुगत रहे हैं। और जो जिस तरह कह रहे हैं कि जी पीटीआई के ही एक मेंबर ने, जब उसको जिस मेंबर की ये बात कर रहे हैं, उन्होंने तब ये स्टेप लिया जब उनको पार्टी से फारिग किया गया। और उनको जो सपोर्ट कर रहे हैं या उनके बैक के ऊपर जो लोग हैं, वो भी हमें अच्छी तरह से पता है कि उनको कौन सपोर्ट कर रहा है। खुर्रम साहब कहते हैं आप तलाशी दे देना, मामला खत्म हो जाएगा, आप तलाशी दे दें, खत्म। वो जो भी है, अकबर बाबर साहब नून लीग के हैं, हम तो बड़े ओपन हैं, हम तो बड़े तारिक साहब, हम तो बड़े ओपन हैं। हमारे वजीर आजम, उन्होंने कभी कोई पब्लिक ऑफिस होल्ड नहीं किया था, तो उन्होंने उस वक्त भी तलाशी दी थी, ठीक है। और हमारी सुप्रीम कोर्ट ने उनको सादक और अमीन डिक्लेयर किया था। तो मेरे भाई, हमने तो तलाशी दी है। तलाशी ना देने वाले तो लंदन बैठे हैं, तलाशी ना देने वाले तो बीमारी का बहाना करके कोर्ट्स में पेश नहीं होते, अदालतों में पेश नहीं होते। हम तो जिस भी अदालत में बुलाया गया है, हम उस अदालत में गए हैं। हमने कभी इनकार नहीं किया पेश होने से किसी अदालत में। 6 साल से मामला निमट क्यों नहीं रहा? में भी जवाब दे रहे हैं। 6 साल से निमट क्यों नहीं रहा मामला? अब ये तो इलेक्शन कमीशन एक इंडिपेंडेंट इदारा है, पाकिस्तान का एक आजाद और खुद मुख्तार इदारा है। वो उन्होंने अपना फैसला सारे हालात वाकयात हर चीज का जायजा लेने के बाद उन्होंने फैसला करना है। सही मुजाहरा कर रही है ना कि 6 साल से इलेक्शन कमीशन ने फैसला नहीं किया, तो पीडीएम का मुजाहरा जायज हो गया ना कि आपने चीजें भी दे दी और वो 6 साल से फैसला नहीं कर सके, तो फिर तो इलेक्शन कमीशन की इनकॉम्पिटेंस हो गई इस मामले। देखें, इनके खिलाफ भी केसेस हैं इलेक्शन कमीशन के अंदर, तो उनकी भी हियरिंग हो रही है। ठीक। तो पीडीएम जो है, इसको अब उनके पास और कुछ बचा नहीं है, तो मेरे ख्याल में अब वो इलेक्शन कमीशन के पीछे हाथ धो के पड़े हैं। एक आजाद और खुद मुख्तार इदारा है हमारा इलेक्शन कमीशन, उसके ऊपर भी अब ये इल्जामात लगा रहे हैं। तो मेरे ख्याल में इस हद तक नहीं जाना चाहिए। जो सियासी लड़ाई है वो इनको चाहिए, वो पार्लियामेंट के फोरम पे लड़ें, वो मीडिया के फोरम के ऊपर लड़ें। इदारों को जो है वो मेहरबानी करें, तबाह बर्बाद ना करें, उनको मुतनाज़ा ना करें। साहब वो कहते हैं जी हम तो तलाशी दे चुके हैं, तो 6 साल से इलेक्शन कमीशन ही कुछ नहीं कर रहा। हमारा इल्जाम नहीं है, मुशाहिदा है कि जब भी इमरान खान साहब के ऊपर इस तरह के मामलात हुए, आपको मालूम है शहबाज शरीफ ने हद तक इज्जत का केस किया हुआ। इमरान खान साहब ने झूठ बोला था कि जी मुझे 10 अरब की ऑफर की किसी ने। उस हद तक इज्जत केस में इमरान खान साहब एक दफा भी पेश नहीं हुए। उसके बाद जो है, आपको मालूम है कि इमरान खान साहब जो है, जिस वक्त 2018 के इंतखाबात हुए, उस वक्त वो पीटीवी कब्जा केस में इश्तिहारी थे। और इश्तिहारी होते हुए उन्होंने, लेकिन इश्तिहारी होते हुए जैसे ही वो वजीर आजम बने हैं, उन्होंने पहले इस्तिस्ना लिया और अब केस का फैसला अपने हक में करा लिया। ये तो अदालतों के सामने पेश नहीं होते अभी तक। वो जो 23 अकाउंट है, उनका जो रिकॉर्ड है, वो पीटीआई की तरफ से कोई जवाब नहीं आया कि ये पैसे किसके थे, कहां से आए, किसने दिए। अमेरिका में रिकॉर्ड है कि किन किन कंपनियों ने दिए हैं, वो कौन लोग हैं, वो किस मजहब के जाहिर होते हैं। और बड़े सीरियस इश्यूज उठ रहे हैं कि जी क्या फंडिंग जो है से हुई दुबई के जरिए। अभी तो मामला सिर्फ अमेरिका की ये 2 कंपनियां नहीं है, ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क, मिडिल ईस्ट और बहुत सारे जो है वो चीजें, और फिर हुंडी वाली जो बात आप कह रहे हैं। अगर हम सब कुछ इनकी मान लेते हैं। जी कमोगा साहब, आप कमेंट कर लें तो फिर मैं रुबीना साहिबा से ट्रांसपेरेंसी के जरिए तलाशी दे दें,
तो मामला हो जाएगा। शहबाज शरीफ वाले केस में भी खुर्रम पेश साहब हो जाए, कहीं जी हमसे गलती हो गई, हमने झूठ बोला था अवाम से कि जी 10 अरब रुपए की ऑफर की, उसका भी जवाब दे दे, नहीं देते जवाब, वहां से भी एडजमेंट लिए जा रहे हैं। और जहां जहां भी सीरियस मामला उठता है, मैं एक बात कह के फिर इजाजत दूंगा कि कहा कि जी सादिक और अमीन, जिस वक्त सादिक और अमीन डिक्लेयर किया गया था, बनी गाला का महल की तामीर गैर कानूनी थी और फिर 106 रुपए फी स्क्वायर फुट पर कानूनी करार दे दी गई। मेरी इस्तदा है कि पाकिस्तान के तमाम गरीबों को, जिनके खोखे, जिनके घर, जिनकी झोपड़ियां हुकूमत ने गिराई हैं, उन्हें भी मौका दे दे, वो 106 रुपए फी स्क्वायर फुट देकर अपने घर बेचारे, दुकानें, खोखे रेगुलराइज करा लेते। लेकिन नहीं, इमरान खान साहब को ये इस्तिस्ना हासिल है कि जब वो वजीर आजम बने, जिस घर में वो रहते थे उसकी तामीर गैर कानूनी थी। जी कामोगा साहब, आप कमेंट कर लें तो फिर प्रोग्राम को कंक्लूड करेंगे रुबीना साहिबा के कमेंट्स के साथ। तारिक साहब, अभी खुर्रम साहब कह रहे थे अदालतों के ऊपर ये हमले कर रहे हैं, फिजिकल हमले किए, अब अल्फाज के साथ हमले कर रहे हैं। अफवाज पाकिस्तान के ऊपर ये गंद उछाल चुके हैं, पाकिस्तान के इलेक्शन कमीशन के ऊपर ये गंद उछाल रहे हैं, ये उनके ऊपर हमला कर रहे हैं। कल ये प्लान कर रहे हैं पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन के ऊपर, कल ये दावा बोलने का ये प्लान कर रहे हैं। ये जो मर्जी कर लें, किसी सूरत कोई एनआरओ इनको नहीं मिलने जा रहा। इन्होंने हत्क इज्जत की बात की है, तो हत्क इज्जत का दावे तो मियां शहबाज शरीफ साहब ने भी लंदन में करने थे, तो अभी तक वो भी हमें नजर नहीं आए, लंदन में रह के भी आए। और अब माशाल्लाह अपने अच्छे कामों की वजह से, अच्छे कामों की वजह से इस वक्त भी वो एनआरओ करप्शन से मुताल्लिक कह रहे हैं। जी, हर तरह का एनआरओ ये मांग रहे हैं, ठीक है, माफिया मांग रहे हैं, ठीक है। और ये इनको यकीन दिला दूं कि ये किसी सूरत नहीं होगा। रुबीना साहब, वक्त खत्म है, तो आप मुझे जरा कंक्लूड कर देंगे। मैं सिर्फ ये कहूंगी कि इस वक्त जो एनआरओ मांग रहा है इस मुल्क में, वो वाहिद ये खुद है, ये हुकूमत और इनके जो अरकान हैं, ये एनआरओ की तलाश में है, जो इनको मिलेगा नहीं। पाकिस्तान के अवाम इनको वो एनआरओ देंगे नहीं। और साथ में जो सादिक अमीन का सर्टिफिकेट जारी हुआ हुआ है इनको, वो ये बताएं कि वो उसके साथ एक और चीज थी कि वो एक डैम भी बनना था, वो कब बनेगा और उसके जो बनाने वाले थे वो कहाँ हैं। तो ये इसके साथ ही मैं अपनी बात खत्म करती हूँ। ठीक। रुबीना साहिबा, खुर्रम दस्तगीर साहब, कामोगा साहब, तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। कल इसी प्रोग्राम में इंशाल्लाह दोबारा इसी वक्त मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।